गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 22 के बारे में, माने कि मानव के पाचन तंत्र के बारे में। और पाचन तंत्र का ये पार्ट 9 है, मतलब कि भाग 9 है, जिसमें हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन के बारे में। इससे पहले जो पार्ट 8 था या भाग 8 था, उस भाग 8 में हमने मुख गुहा और आमाशय में पाचन के बारे में बात कर ली थी। अब जो पार्ट 9 है उसमें पाचन का अंतिम चरण है, माने कि छोटी आंत में पाचन। हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। कैसे होता है बात करते हैं एक एक करके। तो यह था हमारा आमाशय, जिसमें भोजन 3 से 4 घंटे रहकर एक लई के रूप में बदल जाता है, जिसे हमने काइम कहा था। यह काइम यहां पर मौजूद छिद्र के माध्यम से, जठर निर्गम अवरोधनी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में आता है। हमें पता है ग्रहणी एक यू आकार की ग्रंथि है, और इस ग्रहणी में आकर खुलती है एक ग्रंथि, जिसे कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि। और इसी में आकर खुलती है एक और ग्रंथि, जिसे हम यकृत कहते हैं। जब यह अम्लीय काइम यहां से धीरे धीरे ग्रहणी में प्रवेश करता है, तो ग्रहणी में मौजूद एक ग्रंथि, जिसे हम ब्रूनर की ग्रंथि कहते हैं। यह ब्रूनर की ग्रंथि श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट्स स्रावित करती है। इसमें मौजूद बाइकार्बोनेट्स, इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले बाइकार्बोनेट्स और श्लेष्मा इस अम्लीय काइम को उदासीन करते हैं। इसके अतिरिक्त यकृत से स्रावित पित्तरस और अग्नाशय से स्रावित बाइकार्बोनेट्स, इन दोनों से स्रावित होने वाले बाइकार्बोनेट्स भी ग्रहणी में पहुंचते हैं और इस अम्लीय काइम को न केवल उदासीन करते हैं, बल्कि भोजन के अग्रिम माध्यम को क्षारीय भी बनाते हैं। इसकी पीएच लगभग 8 से 9 होती है। तो इस प्रकार अम्लीय माध्यम क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्योंकि छोटी आंत में जितने भी एंजाइम हैं, चाहे वो आंत के स्वयं के हों, चाहे वो अग्नाशय से आने वाले एंजाइम हों, उनको केवल क्षारीय माध्यम ही सूट करता है, यूं कह सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वो क्षारीय माध्यम में क्या होते हैं, सक्रिय रह पाते हैं। अम्लीय माध्यम में वो सक्रिय नहीं होते। तो क्या जरूरी है, पहला काम जरूरी है कि अम्लीय माध्यम उदासीन हो, और फिर बाद में वो माध्यम किस में बदल जाए, क्षारीय माध्यम में बदल जाए। तो बात करी हमने छोटी आंत में जो ग्रहणी वाला भाग है, उसमें ब्रूनर की ग्रंथि। फिर बात करें पित्तरस के बाइकार्बोनेट्स। फिर बात करें अग्नाशय के बाइकार्बोनेट्स। ये अम्लीय काइम को उदासीन करते हैं और पीएच लगभग 8 से 9 के समथिंग रहती है। एक और
आंत्रिय रस जो आंत की कोशिकाओं से स्रावित होता है, इस आंत्रिय रस में भी हमने बात की थी जल और जल अपघट्य मौजूद होते हैं। और ये माध्यम भी, या यूं कहें क्षारीय रस भी, आंतरीय रस भी क्षारीय होता है, जिसकी पीएच लगभग लगभग 7.5 से 8 पीएच की होती है। यह भी भोजन को अम्लता उदासीन करने और इस अपचित या कम पचे हुए भोजन को के माध्यम को क्षारीय बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें। इस ग्रहणी या ड्योडिनम के आगे का भाग हमने कहा था कि कुंडलित होता है और आगे का भाग 2 भागों में बटा होता है, जिन्हें हम क्रमशः कहते हैं अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। भोजन छोटी आंत में लगभग 4 से 5 घंटे रहता है। इस 4 से 5 घंटे में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है और भोजन का संपूर्ण पाचन लगभग लगभग ग्रहणी में होता है। आगे की तरफ शुद्रांत्र और अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र में केवल भोजन का अवशोषण ही होता है। पाचन के लिए यहां सहायता करता है पित्तरस, अग्नाशयी रस और आंत्र में मौजूद विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें कहा जाता है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज जो कोशिकाएं होती हैं उनमें मौजूद होते हैं पाचक एंजाइम। एंटेरोकाइनेज से द्वारा स्रावित पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इस पाचन में सहायता करता है पित्तरस और अग्नाशय के एंजाइम्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहणी में होने वाले पाचन या छोटी आंत में होने वाले पाचन में पित्तरस की क्या भूमिका है। पहली बात कि पित्तरस भी क्षारीय तरल होता है और ये पित्त अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यह पित्तरस मुख्य रूप से वसा के पाचन में सहायता करता है। जो पित्तरस है वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। यह घटना कहलाती है वसा का पायसीकरण। वसाओं में जो लेसिथीन वसा है वो अध्रुवीय प्रकृति की होती है, जबकि हमारे जो पित्त लवण होते हैं
उनका एक सिरा ध्रुवीय और दूसरा सिरा अध्रुवीय होता है। जब वसा ग्रहणी में पहुंचती है तो पित्तरस का ये अणु पित्त लवण का जो अध्रुवीय सिरा है वो अध्रुवीय सिरा लेसिथिन वसा से चिपक जाता है, जबकि दूसरा ध्रुवीय सिरा भोजन में मौजूद जल में घुल जाता है, जिसके कारण वसा छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल जाता है। जैसे कि आपने मिसाइल अणुओं के बारे में बात सुनी थी। यहां एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये वसा गोलिका और वसा गोलिका के चारों ओर इस तरह से पित्त लवण घेर लेते हैं और इसे छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं। उसके पश्चात इन छोटी छोटी गोलिकाओं में मौजूद वसा लाइपेज एंजाइम की सहायता से छोटी आंत में पचा दी जाती है। तो यह था पित्तरस की भूमिका पाचन में। तो पित्तरस क्या काम करता है? पित्तरस पाचन में नहीं काम करता, किसी भी तरह का कोई पाचक एंजाइम पित्तरस में मौजूद नहीं होता है। ये वसा के बड़े बड़े अणु गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। इसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। तो पित्त लवण या पित्तरस वसा के पायसीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बात करें। तो नेक्स्ट बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की भूमिका पाचन की क्रिया में। आज नहीं लगता कि अग्नाशय एक बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए एक अलग से ही हमें पार्ट देना होगा। तो आज के टॉपिक में केवल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि की भूमिका छोटी आंत में पाचन के लिए। थैंक यू।